नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महंगाई मोदी सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। महंगाई के कारण आज आम आदमियों की किचन और घर का बजट बिगड़ गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई 14.55% पर पहुंच गई। ये दर 4 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर बताई जा रही है। पिछले 1 साल से महंगाई की दर 14% से ऊपर ही बनी हुई है। इसकी वजह कच्चे तेल और आपको बता दें कि जिसकी कीमतों में वृद्धि हुई है और बढ़ोतरी भी बताई जा रही है। साथ ही साथ मौद्रिक नीति की समीक्षा से पहले ही स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक ने अपनी ब्याज दरों में क्रमशः 10 और 5 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर दी है। यानी जिन लोगों ने आवास, वाहन, कारोबार आदि के लिए इन बैंकों से कर्ज लिया, उन्हें अब कुछ अधिक किश्त चुकानी पड़ेगी। इस तरह की महंगाई की मार लोगों पर कई तरफ से पड़ रही है। खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और विपक्ष को सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का एक और हथियार मिल गया। ऐसे में सरकार को कुछ अहम नीतिगत फैसले लेने की जरूरत है। एक रिपोर्ट देखें। पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में हुई वृद्धि से लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया है। नींबू ने दांत खट्टे कर दिए हैं तो सब्जियों के दाम ने स्वाद बिगाड़ दिया है। मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि देखी जा रही है। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति मार्च में 4 महीने के उच्चतम स्तर 14.55% पर पहुंच गई। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इसी अवधि में खुदरा महंगाई दर 17 महीने के उच्च स्तर 6.95% पर पहुंच गई। उद्योग विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में इन्फ्लेशन की हाई रेट मुख्य रूप से कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, मूल धातुओं की कीमतों में वृद्धि के चलते आई है। रूस यूक्रेन टेंशन के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधा उत्पन्न हुई थी। कई कंपनियों ने संकेत दिया कि वो अपने उत्पादन की कीमतों में वृद्धि करेंगी। उधर भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। स्थिति ऐसी है कि आरबीआई ने विकास पर जोर देने की बजाय अब मुद्रास्फीति से उत्पन्न जोखिमों को कम करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। सरकार को भी स्थिति की गंभीरता के संकेत मिल गए हैं। आमतौर पर महंगाई बढ़े कोई नहीं चाहता, लेकिन परिस्थिति जन्य महंगाई जब बढ़ती है तो देश को भी इस बात को समझना पड़ता है। दूसरा, कभी कभी किसान को अच्छा दाम मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं। लेकिन भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री और फूड डिपार्टमेंट लगातार इसको संज्ञान रखता है और समय पर महंगाई को बैलेंस करने के लिए जो उपाय करने चाहिए वो गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी है, हम लोग उसको करते हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टैगफ्लेशन की चेतावनी जारी की, जिसमें दावा किया गया था कि भारत में घरेलू कोयला आधारित संयंत्रों की आपूर्ति सिर्फ 8 दिनों के लिए ही है। पहले भी कांग्रेस मोदी सरकार को महंगाई पर निशाने पर ले चुकी है और देशव्यापी आंदोलन भी कर चुकी है। महंगाई मुक्त भारत अभियान को लेकर कांग्रेस के महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की भी बैठक कर चुकी है और लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की बजाय महंगाई पर पीला पंजा चलाने की बात कह चुकी है। महंगाई मोदी सरकार की कमजोर नस बन सकती है, ये विपक्ष और कांग्रेस भी अच्छी तरह से जानते हैं। सबका विकास का नारा लगा चुकी मोदी सरकार अब तक वेलफेयर या कल्याणकारी योजनाओं को अपनी नीतिगत मजबूती मानती आई है, लेकिन अगर महंगाई की मार बनी रही तो सरकार को जवाब देना मुश्किल पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो महंगाई की आज दरअसल बात होगी। महंगाई मोदी सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। जनता के लिए तो मुश्किलें पैदा कर ही रही है, अब मोदी सरकार के लिए भी जाहिर तौर पर मुश्किलें पैदा कर सकती है। महंगाई के कारण आज आम आदमी के किचन और घर का बजट बिगड़ गया है। जो ताजा आंकड़े बताते हैं वो यही बताते हैं कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार इसे रोकने में नाकाम है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे कि आखिर कहां थमेगी महंगाई। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं, लीडर हैं बीजेपी के। अजय उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। साथ ही हमारे साथ संजय सरकार जी हैं, टीएमसी के
लीडर हैं। बहुत स्वागत है संजय जी आपका भी, और साथ ही साथ अमन अग्रवाल जी हमारे साथ है, डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस की। बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है रमाकांत मिश्रा जी। मिश्रा साहब, कब रुकेगी महंगाई? लगातार बढ़ती जा रही है, आम आदमी की जेब पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। जहां एक तरफ खाद्य पदार्थों की वस्तुएं बढ़ रही है, उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, थोक महंगाई दर भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। सर, ये कहीं थमेगी या नहीं थमेगी? देखिए नेहा जी, यहाँ पर हम सबको ये चीज समझना चाहिए और स्पष्टता के साथ मैं कहूंगा, जो सरकार की जिम्मेदारी है महंगाई को रोकना, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि सरकार आज जो जिम्मेदारियां हैं वो बिल्कुल बखूबी निभा भी रही। लेकिन जहां पर सर निभा रही होती तो महंगाई क्यों बढ़ती? मैं आ रहा हूँ उसी विषय में। अब देखिए है इसके पीछे क्या कारण। अगर मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कारण हो जाए या भू राजनीतिक कारण अगर हमारे पास आ जाता है, सरकार के पास में सामने में आ जाता है, तो इसके ऊपर में कोई कंट्रोल नहीं। मैं आपको स्पष्टता के साथ कहूँ, आज अगर अंतर्राष्ट्रीय कारण है और इससे कोई भारत ही अछूता है ऐसी बात नहीं है, बल्कि विश्व के अन्य विकसित देश इससे अछूते नहीं, चाहे वो अमेरिका ले लें, इंग्लैंड ले लें, चाहे जर्मनी ले लें, कोई भी विकसित देश अगर देखेंगे तो कोई भी अछूता नहीं है। अब अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज, अब आज आकर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर देखेंगे, जहां पर मेन पावर की जहां पर जो कीमत है वो भी बढ़ गई है, जहां पर रॉ मटेरियल की बात है भी बढ़ गई है। जो अंतर्राष्ट्रीय कारण है कोई जरूरी नहीं है जो कि हमारे पास ही उपलब्ध है, बल्कि हम जो इम्पोर्ट करते हैं उनके ऊपर में भी जो कॉस्ट है वो बिल्कुल बढ़ गई। तो मैं एक चीज कहूंगा, राजनीतिक दृष्टि से न देखते हुए इसको अगर देखा जाए, बिल्कुल विश्लेषणात्मक तरीके से अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो है सो ये चीज हम लोगों को स्पष्ट नजर आ जाए। लेकिन केवल सरकार को पीटना ही एक चीज का विकल्प है विपक्षियों द्वारा, तो इससे बात नहीं बनती। बल्कि हाँ, राजनीति की शक्ति है, निश्चित है, और इस सरकार के अंदर में है, इसमें कोई तो मत नहीं है। लेकिन इसके ऊपर में चाहे अगर हम देख रहे हैं पेट्रोलियम कॉस्ट को, आज देख रहे हैं जो कि 10 दिन से कोई पेट्रोलियम जो हम लोग देख रहे थे जो प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ रहा था, लेकिन आज वो देख रहे हैं जो कि स्थिर बनी हुई है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें पर काम हो रहा है, और जो सप्लाई चेन जो वैश्विक स्तर पर भी जो बाधित हुआ था, आप हम लोगों ने देखा था जो कोरोना काल के बाद और उसके बाद जिस तरह से अभी राजनीतिक प्रतिष्ठा जो बनी हुई है वैश्विक स्तर पर, उन सबको देखते हुए वैश्विक स्तर पर तो हालात तब भी खराब थे यूपी चुनाव से पहले, लेकिन तब तो रेट नहीं बढ़ाए गए थे। अब रेट बढ़ा दिए गए, जिसका असर अभी फिलहाल खाद्य पदार्थों की वस्तुओं पर भी देखने के लिए मिल रहा है। सर, राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही है, लेकिन जनता का क्या कसूर है? संजय जी कह रहे हैं ये कि वैश्विक स्तर पर जो हालात है खराब, उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, क्यों आप लोग इसे पॉलिटिकल इशू बनाते हैं? सर नेहा जी, मैं इसको आत्मा नहीं बोल रहा है, मजबूरन ये बात पार्टी के लिए बोलना पड़ रहा है। उनको अंदर भी इतना जलन हो रहा है जिस कारण जल रहे हैं। गरीबों को बीच में जो गरीब को जो अभी जो तानाशाही चल रहा है, गरीब को बिना खाए मर रहा है, तो मैं एक कविता सुनाते हैं आपको सुनाते हैं। वो लूट रहे हैं नौजवान को सपनों को, वो लूट रहे हैं नौजवान को सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। मोदी अमित शाह बेच रहे हैं भारत को, मैं खामोश कैसे रह जाऊं। मैं कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा ये दलालों पे सौगंध मुझे मिट्टी का, देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं टूटने देंगे। ठीक है, आज के तारीख में अच्छा दिन है। कहाँ 400 रुपया 2014 में था गैस का कीमत, कहाँ 1000 रुपया हो गया। कहाँ 50 रुपया पेट्रोल का कीमत था, कहाँ 117 रुपया हो गया। कहाँ डीजल का कब था सर 50 रुपए? 50 रुपए पेट्रोल की कीमत कब थी सर? न 60 रुपया थे पेट्रोल की कीमत 2014 में, तब वो बढ़ के अभी 100 इसमें चला गया। आज भिंडी खरीदने के लिए जाता तो 100 रुपया किलो है भिंडी को। मैं अभी नॉर्थ बंगाल में बैठा हूँ, यहाँ से मैं अभी डिबेट कर रहा हूँ आपको साथ में, और परवल जो है वो 100 रुपया के ऊपर कीमत चला गया। धनिया पत्ता 1 रुपया में खरीदने के लिए इंसान तैयार नहीं था। धनिया पत्ता का थोड़ा पत्ता लेना पड़ता 20 रुपया में इंसान को। और आज का है नौजवान को नौकरी हुआ है नहीं हुआ है। आपको मालूम है BSNL कितना लॉस हो रहा है आज के दिन में? आज के दिन में 50,000 करोड़ रुपया लॉस हुआ है। 64,000 करोड़ रुपया अगर एयर इंडिया का लॉस हुआ है, 7 साल में कितना लॉस हुआ मालूम है? रोज 20 करोड़ के हिसाब से महीना में 720 करोड़ रुपया होता है।
ठीक है ना, और ये 600 करोड़ होता है और साल में 7,200 करोड़ होता है। 50,000 करोड़ रुपया ये 7 साल में BSNL एयर इंडिया लॉस कर चुके इनके समय में, और 1954 से लेकर 2014 में 13,000 करोड़ रुपया लॉस था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कितना लॉस, आज पंजाब नेशनल बैंक से मार्च करके मतलब में कितना लॉस कर चुके हैं, जो बैंक फरार हो चुके हैं, नीरव मोदी महल जो चीजें फरार हो चुके हैं, कितना लगा मालूम है, 12,000 करोड़ रुपया उसमें लॉस घटा। SBI घटा चल रहा है इसके दिन में। BPCL को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक, आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्राइवेटाइजेशन करने को नोटिफिकेशन हो गया। बंगाल में 3 कंपनी, अच्छा जो प्रफुल्ल चंद्र था बेंगोल केमिकल 700 रुपया से तैयार किया था, उसको बेचने के लिए नोटिफिकेशन हो गया। ब्रिजेक ग्रुप को बेचने के लिए, जो दुर्गापुर स्टील प्लांट के जो सब्सिडरी है एलो स्टील, उसको बेचने के लिए नोटिफिकेशन किसको पास जा रहा है, हमारा 2 परिवार को पीछे। आज नौजवान को पास में ना नौकरी नहीं है, बहुत दुख की बात है। नौजवान सोचा कि आज के हिंदुस्तान में रहेंगे ना बाहर जाएंगे, आज बोल रहे हैं बाहर से। यूपी का आदमी मुंबई में क्यों नौकरी करने के लिए जाता है, और हिंदुस्तान का आदमी क्यों कुवैत कतर में नौकरी का ढूंढने के लिए जा रहा है। इसके मतलब नरेंद्र मोदी एम्प्लॉयमेंट जो सेक्टर है पूरा। ठीक है सर, ठीक है। रमाकांत मिश्रा जी, अभी आपने सुन लिया संजय जी को, एक कह रहे हैं, आप प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, बेच भी डाला, झुका भी रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है, कैसे हालात हो रहे हैं? क्या वैश्विक स्तर पर जो हालात है उसके ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ के अपनी जिम्मेदारियों से तीसरी कर सकती है क्या सरकार? बिल्कुल नहीं नेहा जी, बिल्कुल। अभी हमारे संजय जी ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि देश नहीं रुकने दूंगा, और इसके ऊपर में भाजपा सरकार काम भी कर रही है। और वो चीज आप देखेंगे इतिहास के पन्नों में भी देखेंगे 2014 के बाद और 2022 के बाद भी आगे देखने को मिलेगा। अब मैं आता हूँ, उन्होंने कहा सर जनता कह रही है बाद में बताना देश झुकेगा या नहीं झुकेगा, पहले हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो तो नहीं मिल पा रही। बिल्कुल सही बात है नेहा जी, मैं बस उसी विषय पे आ रहा। आपने पूछा जो कि संजय जी ने अभी कहा जो बेरोजगार बढ़ गई है यहाँ पे, बेरोजगारी तक। मैं अगर कोई डाटा दूंगा तो हो सकता है जो कि उसके ऊपर में विश्वास कम किया। आज अगर EPFO का अगर डाटा अगर देख लीजिए तो सबसे विश्वसनीय डाटा है। अगर आप देखें पिछले साल की तुलना में, और 2-4 साल, मैं तो कह रहा हूँ कि 2-4 साल का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, उसमें अगर आप देखें निश्चित तौर पर, ये हम नहीं कह रहे हैं, EPFO का डाटा कह रहा है कि किस तरह से रोजगार बढ़ा है तो कि घटा है, कि जरूर मैं मान सकता हूँ, क्योंकि अंश तक कहीं न कहीं घटा है। जैसे कोविड काल के बाद की अगर बात कर लें, प्री कोविड का और पोस्ट कोविड का निश्चित तौर पर इम्पैक्ट हुआ है। आज अगर हम देखते हैं जो कि जैसे यूक्रेन, कैसे हम कहते हैं युद्ध के हालात में जो है यहाँ पर हम तो ठिकरा फोड़ देते हैं कि वैश्विक परिस्थिति है, इस तरह से है। आज अगर खाद्य की अगर बात करें, यूक्रेन जो है सबसे बड़ा खाद्य तेल का निर्यातक, और अगर हम उस चीज पर देखेंगे पर बात समझ में आ जाएगी और आईने की साफ हो जाएगी। सही, यूक्रेन में युद्ध नहीं हो रहा था तब कौन सा पेट्रोल के दाम कम थे, वो चीजें नहीं आप देखते हैं। तब कौन सा अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर थी, वो चीजें नहीं आप देखते हैं। कोरोना के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं, कोरोना से पहले कौन सी अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर थी। अजय उपाध्याय जी कह रहे वैश्विक स्तर पर हालात है इसके लिए जिम्मेदार। नीतियां तो हम बहुत अच्छी बना रही हैं और बहुत बेहतर तरीके से काम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वैश्विक स्तर की परिस्थितियां जिम्मेवार हो जाती है, कभी कोरोना जिम्मेवार हो जाता है। जब कुछ नहीं मिलता है तो 70 साल कांग्रेस जिम्मेवार हो जाती है, उससे भी कुछ नहीं मिलता है तो गांधी परिवार जिम्मेवार हो जाता है, उससे भी नहीं कुछ मिलता है तो अजान जिम्मेवार हो जाता है, वो हिजाब जिम्मेवार हो जाता है, 20-80 का गर्मी चर्बी जिम्मेवार हो जाता है। बहुत सारा जिम्मेवारी है इनके पास, तो ठिकाना फोड़ना है जिस पर फोड़ दे। लेकिन सच्चाई है, जब रमाकांत मिश्र जी एक विद्वान व्यक्ति हैं, इनको भी पता है देश में बेरोजगारी का क्या आलम है। लगभग 13 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। सरकार कही थी 8 साल में 16 करोड़ नौकरी लोगों को देने के लिए। अब आप वो गनाने लगेंगे कि पकौड़ा और गैस योजना में भी आपको नौकरी मिली। आप गैस पैदा करिए, जो LPG का गैस है, या लोगों के दिमाग में जो ये नफरत का जहर का गैस पैदा कर रहे हैं, वो भी एक नौकरी है आजकल तो वो भी जय श्री राम, जय मोदी जो कर करके चिल्लाते हैं और लोगों को वो भी एक नौकरी दे रहे हैं। अभी एक पब्लिक डिबेट से मैं आ रहा हूँ, वहां पे पेड लोगों को भेज करके, और वो बेचारे का वही नौकरी रह गया है कि जाएगा वहां मोदी चिल्लाएगा तो उसको पैसे मिलेंगे। आजकल ऐसी स्थिति आ गई है। ऑटो वाले, रिक्शा वाले क्या ड्रेस पहन के, अभी उस डिबेट को मैं छोड़ कर आया हूँ। तो सच्चाई है कि लोगों को अस्थायी नौकरी चाहिए, मोदी जी का नारा वाला नौकरी नहीं चाहिए। जय श्री राम दिल में है सबके,
वो कहने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से नफरत का जहर अब पैदा करवा दे रहे हैं पूरे देश में, क्योंकि मुद्दों से भटकाना है। महंगाई की हालत कौन नहीं जानता, किसके घर में चूल्हा नहीं जलता है। इसमें पैनल में बैठे हुए कौन व्यक्ति है जो यदि मार्केट जाता होगा, और रमाकांत मिश्र जी को हो सकता है कि मुफ्त में इनको भी जैसे राशन वासन बाकी लोगों को आ रही है तो इनको सब्जी भी भाजपा वाले को आ जाती होगी, या पेट्रोल और कहीं कोई नई योजना होगी, पेट्रोल योजना जो मिल जाती होगी भाजपा के कार्यकर्ताओं को। भाई बाकी लोग टीएमसी वाले तो परेशान है और मेरे जैसे लोग तो और परेशान है। अब हमको तो महंगाई से हम लोग त्रस्त हैं। मैं कहता हूं कि छोड़िए, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। इकोनॉमी की हालत दयनीय होती जा रही है। थोक महंगाई दर का हाल जो है सबने देखा, 17 महीनों में लगातार बढ़ा हुआ है। हमारी सरकार के समय 5.7 थी, आज वो 14.55% है। जो ये खुदरा महंगाई दर है उसकी तो दयनीय हालत उसकी भी आप देख लीजिए, लगभग अब 7% के डाटा को छूने वाला है। लगातार इतना यदि लंबा समय है तो आप समझिए कि आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं है। IMF के आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं है। और क्यों अच्छे नहीं है, जो कहें क्यों अच्छे नहीं है, मैं मानूंगा एक इकोनॉमिस्ट है, वो भी समझेंगे और समझाएंगे इन बातों। ठीक है अमन जी, क्यों अच्छे नहीं है आर्थिक हालात? देखिए जी, जहाँ तक ये दाम बढ़ने की बात है और जो पढ़ाई हो रही है, ये तो सबको पता ही है कि जो जिस तरीके से तेल के दाम बढ़े हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर, उनका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। पर सरकार इससे अछूती नहीं है। पार्लियामेंट की कमेटी, ये भी अच्छी बात है अमन जी कि आपने पिछले 1-1.5 साल का जिक्र किया, नहीं तो यहाँ पे तो यूक्रेन और रूस युद्ध का नाम कहकर पूरा ठीकरा उस पर फोड़ दिया जाता है। जबकि मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो युद्ध कहीं ना कहीं 55 या 56 दिनों से चल रहा है। 56वां दिन होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन अगर 1-1.5 साल का आप जिक्र कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये आप रमाकांत जी क्या ये सच्चाई कह रहे हैं या फिर नहीं कह रहे हैं, ये भी मैं आपसे पूछूंगी। पहले अमन जी को अपनी पूरी बात कर लीजिए। ठीक, बताइए। 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो जो तेल के दाम है वो बढ़ते आ रहे हैं, और जो खर्चे किए जा रहे हैं वो ईज रखा हुआ था, RBI ने ईज मॉनेटरी पॉलिसी रखा हुआ था। जो उम्मीद था कि इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें टाइटनिंग होगी। आप बैंकों में देखेंगे उन्होंने भी टाइटनिंग करनी शुरू कर दी है, तो हो सकता है अगली मॉनेटरी पॉलिसी में भी टाइटनिंग हो। पर मेरे सामने अभी कुछ समय पहले एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें 2000 से लेके 2012 तक का डेटा आया हुआ था कि कितना कितना इन्फ्लेशन रहा, कैसे कैसे रहा। और उसमें 2-3 फिगर मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हम 2000-2001 में देखें तो फ्यूल एंड पावर करीबन 28.5% की ग्रोथ हुई थी, और जो ओवरऑल इन्फ्लेशन था 7.2 था। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा आगे चलें तो करीबन 11.9%, 2010-11 में 12.3% था फ्यूल का, और जो प्राइमरी आर्टिकल से 17.7% था। जो टोटल इन्फ्लेशन था 9.6% था। 2011-12 में देखें तो 14% था फ्यूल का। तो ये देखने में पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में जो RBI के डेटा पे बेस है उसमें क्लियर नजर आता है कि पार्लियामेंट को भी पता है कि हिंदुस्तान में पिछले 10-12 सालों में 15 सालों में काफी अच्छे इन्फ्लेशन रहा है, जो करीबन 7% से लेके 10% के बीच में, 12% के बीच में रहा है अलग अलग साल, और उसमें बीच में ऊपर गया है फिर नीचे आ गया है। तो जब सरकारों को पता है कि ऐसा चल रहा है तो उनको लगता है कि आम आदमी है, क्या फर्क पड़ता है, उसको तो बियर करने की आदत हो गई है तो वो बियर करता रहेगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। ये देखना सरकार को जरूरी है। वो बियर तो कर लेगा पर कब तक बियर करेगा? अगर वो तो सर मजबूरी हो जाएगी ना, वो तो मजबूरी है, वो तो करना ही पड़ेगा। रमाकांत जी क्या झूठ कह रहे हैं क्या? अमन जी कह रहे हैं 1-1.5 साल से लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, जिसका असर है कि बाकी जब सब चीजें जो हैं वो महंगी होती जा रही है। मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी। और क्या यही अच्छे दिन की परिभाषा है? ये रूस और यूक्रेन की वजह से नहीं बल्कि 1-1.5 साल से लगातार बढ़ रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं ठोस नीति बनाने की जरूरत है। सर यही है क्या अच्छे दिन की परिभाषा? नेहा जी, अमन जी को मैं बिल्कुल साधुवाद देता हूं और मैं बहुत ही ज्यादा उनका सम्मान करते हुए उन्होंने 1-1.5 साल का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात कही। 1-1.5 साल पहले ही कोरोना आया है, कोई हमारे पास 5-7 साल पहले नहीं या 2022 के बाद नहीं आया। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, और इस चीज का जो जिक्र किया है उन्होंने। अभी तक रूस और यूक्रेन की बात कर रहे थे, अब कोरोना की बात करने लगे सर। नहीं, अब देखिए ना, अभी 1-1.5 साल से उन्होंने कहा महंगाई दर बढ़ गई है, और निश्चित बात है हम लोगों ने देखा है सर कोरोना काल में तो लोगों के पास नौकरी भी नहीं है सर, रोजगार भी नहीं है, उसका भी जिक्र करिए ना। बिल्कुल कर रहे हैं नेहा जी। मैं कह रहा हूँ 2020 में अगर महंगाई दर, अगर मैं गलत नहीं हूँ अमन जी, अगर महंगाई बढ़ रही है सर, लोगों के पास रोजगार घट रहे हैं, सैलरी कम मिल रही है, उसका जिक्र नहीं होगा। लेकिन
कोरोना का जिक्र जरूर हो जाएगा जी, कोरोना की वजह से हो गया ऐसा। नहीं, मैं कोई गलत नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल सही उसी बात पे आ रहा हूँ जिस बात को आप जिक्र कर रहे हैं, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 1-1.5 साल पहले, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो हो सकता है अमन जी या कोई और जो हमारे मित्र हैं वो सही कर दे। 6.6% थी, आज अगर देख लीजिए 6.95। हालांकि कोरोना से हम लोग बहुत कुछ उबर चुके हैं, इवन कि हम कह रहे हैं 75 से 80% हम लोग उबर चुके हैं। आज अगर हम देखते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो चाहे ट्रेडिंग सेक्टर हो, हर एक सेक्टर जो है सो अपने आप को बिल्कुल व्यवस्थित कर चुका है। अब उसमें क्या आ रही है, निश्चित तौर पर अब जो भू राजनीतिक जो बदलाव आए हुए, तो क्या इस चीज को हम लोग न माने, इस चीज को या तो ये कहें जो कि नकार दें, क्योंकि हाँ सचमुच में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, ऐसे कोई देश अछूता नहीं है जो कि इस परिस्थिति से 2-4 न हुआ हो। तो अगर इस चीज को नकार रहे हैं इस पैनल में, तो मैं उस चीज को मान सकता हूँ कि हाँ ठीक है, क्योंकि हाँ इसकी कोई मुख्य कारण नहीं हो सकता। निश्चित बात है कि आम आदमी की जेब के ऊपर जो असर पड़ निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ा है, चाहे 1 पैसे का हो चाहे 100 रुपए का हो। लेकिन सरकार जो है बिल्कुल पूरी तरह से इस चीज से बिल्कुल वाकिफ। सर, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो महंगाई को कंट्रोल करे। अब आप इस बात को भी मान लीजिए, सरकार उस महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई है। अजय जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं, उसके बाद संजय जी का रुख करेंगे, फिर आएंगे आपके पास। सर, रमाकांत जी को मैं पूरे सम्मान के साथ जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि फल सब्जी जो बाकी चीजों की चीज है, जो खाने के खाद्य पदार्थ है, जिसकी महंगाई सर्वाधिक है, इस देश के किसानों पर बुलडोजर आप लगातार चलाते रहे, फिर भी उन्होंने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया। और कहीं ना कहीं यदि वो न प्रोडक्शन करते तो आज हालात यहाँ भी श्रीलंका की तरह ही हो जाते। 500 रुपए में हमको खरीदना पड़ता 1 किलो आटा। लेकिन सच्चाई को स्वीकारना चाहिए, सरकार के मिसमैनेजमेंट के कारण जो सप्लाई चेन और डिमांड चेन का जो लफड़ा है, इसके कारण ये सारा प्रॉब्लम है। देखिए, जो बैंकों का अभी जो ब्याज दर है बहुत नीचे है। इतना नीचे होने के बाद भी यदि महंगाई इतनी ऊंची है तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। और ये मोदी निर्मित महंगाई मैं इसको बोलता हूँ, जिसमें डीएमओ के अलावे किसी भी इकोनॉमिस्ट को कभी भी कोई उनकी राय को नहीं ली जाती। अमन जी हैं, इनका भी राय यदि ले लेते, ये पैनल पर बैठे हुए एक से एक विद्वान लोग हैं इस देश में, जो छोड़कर एक एक करके इकोनॉमिस्ट आज से नहीं 4-5 साल से छोड़कर जा रहे हैं। उन लोगों ने बार बार चेताया कि जो चीजें हैं उसको ऑर्डर में रखिए, आपको जितनी राजनीति करना है कीजिए, लेकिन राजनीति के साथ साथ देश की आर्थिक सेहत ठीक रहना जरूरी है। आर्थिक सेहत ठीक नहीं रहेगा तो आम आदमी की सेहत खराब हो जाएगी। बिल्कुल, और वही हाल हो गया, वही हाल हो रहा है सर, वही हाल हो रहा है। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं सुन लेती हूँ, फिर आती हूँ, फिर मैं रुक करती हूँ आपका। संजय जी ऊपर आके बोलने चाहेंगे। अब मनमोहन सिंह का देखा हुआ पद मैं बताता हूँ, अगर अर्थशास्त्र और राष्ट्रवाद जो बात है, अगर नहीं दिखाते थे, अगर हम वो आज नहीं चलते थे, आज हम लोग को हालात न श्रीलंका तो बुरे हालात हो जाता था। हमको भी 500 रुपया लीटर दूध खरीदने पड़ते थे, ठीक है ना। आज मनमोहन सिंह का देखा वो हालात नहीं है सर। मोदी जी इज नॉट गुड एडमिनिस्ट्रेटर, नॉट गुड गवर्नर, दोनों में फेलियर मोदी जी। हम आपको बोले, राजनीति में झूठ वो बोल सकता है, झूठ बोल के बहुत बड़ा कहानी बना सकता है, लेकिन गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है और गुड गवर्नेंस भी नहीं है। मैं आपको इस कारण आज हिंदू मुसलमान के मैटर लेके चल रहा है। आज नौजवान को नौकरी नहीं है, उसके बारे में नहीं है। महंगाई इतना हाई है, उसके बारे में नहीं। हिंदू मुसलमान चलते जा रहा है, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज के दिन में मेरा नौजवान को नौकरी नहीं है। और गवर्नमेंट जितना सेक्टर है, 26 सेक्टर को ऑलरेडी मोदी जी बेच चुके हैं और 26 को नोटिफिकेशन कर चुके हैं। आपको मालूम है कौन सा बैंक कितना जा रहा है, मैं आपको अभी डिटेल्स दे देंगे। एमटीएनएल से कितना लॉस चल रहा है, 5,000 करोड़ रुपए लॉस चल रहा है आज के दिन में। मैं आपको आपने डाटा निकालिए, आपको मिल जाएगा। इस दिशा में मेरे देश को नौजवान को क्या होने वाला है आपको मालूम है। श्रीलंका जैसे सबको पासपोर्ट बना के बाहर भागने पड़ेंगे, क्या वहां पर जाकर स्वीपर का काम करे तो दूसरा कुछ काम करे, उसमें जाने पड़ेंगे। इंडस्ट्रीज ग्रोथ नहीं कर पाए हैं। मैं आपको बता रहा है आज जीआईडीसी हम अगर रमाकांत जी को बोलेंगे जीआईडीसी किसने बनाया है, जीआईडीसी को फुल फॉर्म पे रमाकांत जी बोल नहीं पाएंगे। आप बोल रहे हैं गुजरात के इतना बड़ा नमूना दिखाता है ना। गुजरात में जो वहां पर टीचर बहाली होता है 4 साल के लिए 5,300 रुपया के लिए, 5,300 रुपया महीना मिलता है। गांधीनगर में एक बार का खाने का कीमत है 150 रुपया। इतना छोटा छोटा पूरी, इतना चावल देता है। मेरे जैसे इंसान को तो 4 प्लेट खाने से पेट नहीं भरेंगे, तो 600 रुपया खाना होगी। जिंदगी कैसे गुजारेंगे आप बताइए ना। कितना बोल रहे हैं गुजरात, आप मैं बता, अहमदाबाद से सूरत, जामनगर की तरफ जाए, कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ,
GIDC गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये मोदी जी ने बनाया था। वापी में जो इंडस्ट्रीज 92 में जो थे वो इंडस्ट्रीज चला गया। उमरगांव में जो इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज ग्रोथ नहीं कर पा रही अमन जी। अमन जी ठीक है सर, ठीक है सर, ओके 30 सेकंड समय दीजिए, जल्दी से रखिए बात। सेकंड। आज डोनाल्ड ट्रंप को लेके आने के गुजरात डेवलपमेंट दिखाने के लिए उनको पास में जब जाने पड़ता है ना, तो पर्दा दिखाने पड़ता है, वॉल दिखाने पड़ता है। मेजबान अमित शाह जी का गांव है, वहाँ पर एक स्कूल है, स्कूल में 950 स्टूडेंट है, 3 टीचर पढ़ाता है। हम टीचर को पूछे थे कैसे पढ़ाते भाई, 3 टीचर 900, बोला हम ऑडियो में मेरे देश का भविष्य ऑडियो में सुन के देश का भविष्य बनेंगे, APJ अब्दुल कलाम बनेंगे, कोई बड़े इंसान बनेंगे, अमृता सेन बनेंगे, ऑडियो में पढ़ के। ये गुजरात का नमूना हम आपको बता दिया है। ठीक है, गुजरात मॉडल क्या, लेकिन गुजरात मॉडल तो सर पसंद कर रहे हैं लोग, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं। एक बार नहीं 2 बार सरकार बना दी, आप गुजरात मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं। हम हकीकत पता रहे, आप पूछ लीजिए। नहीं, हकीकत क्या है क्या नहीं है सर, ये तो गुजरात की जनता जानती होगी, आपसे बेहतर। बंद हो चुका पेपर इंडस्ट्री, अंकलेश्वर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केमिकल इंडस्ट्रीज माना जाता था। आप जाके देखिए ना, आप पहले बोला था, पहले हम लोग जाते थे, बोले तो आपको बंगाली बाबू आचार्य प्रफुल्ल केमिकल इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में लेकर अंकलेश्वर में चल रहा है। आज बंद हो गया, वो धुआं नहीं है, स्मेल नहीं है केमिकल के, नदी से जो गंदक जाते थे, जो पानी जाते थे, वो बंद हो चुका है। बहुत बेहतर विकास किए, कह रहे महंगाई तो सबसे ज्यादा वहीं पे है। और देखिए नेहा जी, यहाँ पर मैं सबसे पहले अजय जी का मैं छोटा सा मैं एक उत्तर देना चाहता हूँ। अजय जी ने कहा जो कि दोनों का जवाब दे दीजिए सर, संजय जी ने बहुत सवाल खड़े कर दिए। मैं बिल्कुल दोनों का जवाब दे रहा हूँ, मैं दोनों मित्रों का जवाब दे रहा हूँ बिल्कुल। अब अजय जी ने कहा जैसे कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसमें GDP में कितना उसका भागीदारी हुआ करता, 47 से 46% जो है तो पहले इसकी भागीदारी हुआ। और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल डाटा कह रहा है। और आज उसकी स्थिति क्या हो गई थी 2014 से पहले, 16 से 17% की GDP में भागीदारी। तो अब एक चीज बताइए, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को किसने नष्ट किया? और उसके बाद अगर देखेंगे अभी वर्तमान में तो कम से कम 20% से अब अगर GDP में देखेंगे तो कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसमें उसकी जो भागीदारी है 20% से ज्यादा। तो ये जो अभी जो केंद्र सरकार है निश्चित तौर पर कृषि पर में पूरी तरह से फोकस है। अब दूसरी चीज है जो कि हमारे संजय जी अभी कह रहे थे, क्योंकि गुजरात मॉडल की बात करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि कलकत्ता में भाजपा तो कहीं नहीं है, लेकिन कलकत्ता में जो उद्योग नष्ट हुआ, आज देखेंगे कांग्रेस, CPIM और TMC, यही तो तीनों ने सरकार बनाई है, वहां पर पूरे 60 से 70 साल तक उनके शासन किया। आज अगर आप कलकत्ता में जाकर देख लें, और संजय जी इस चीज से इत्तेफाक रखते होंगे, सहमत होंगे, तो वहां पर उद्योग नष्ट हो चुका है। पहले हम लोगों को भी याद है जब हम लोग के गांव में अगर कोई नौकरी करने के लिए जाता था तो सबसे पहले कलकत्ता जाता, लेकिन आज कलकत्ता बिल्कुल कहीं रह नहीं गया। वहां पर उद्योग जो नष्ट हुआ है तो वेस्ट बंगाल में पूरी तरह से बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो मैं गुजरात मॉडल और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की जो जिम्मेदारी है मैं उससे भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन एक तुलनात्मक जब अध्ययन करेंगे तो गुजरात और उसके मॉडल अगर आप कलकत्ता को वेस्ट बंगाल को कर देंगे आपको अपने आप साफ अंतर नजर आ जाए। सर क्यों किसी से कंपैरिजन करना, वो तो कह रहे हैं कि वहाँ महंगाई इतनी ज्यादा है, आपके देश में सरकार है, आपकी प्रदेश में सरकार है, जब डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं तो आप सोचिए ना कि जनता आपसे कितनी उम्मीदें करती होगी। आप दूसरों से कंपैरिजन करके अपने आप को छोटा कर देते हैं सर। नहीं कर रहे हैं, मैं वही चीज कह रहा हूँ नेहा जी, मैं अपने आप को पहले ही मैंने बताया आपको, मैं कोई कंपैरिजन नहीं, मैं कह रहा हूँ कंपैरिजन वो एक स्टेट तक सिमटी हुई पार्टी है, वहाँ सरकार चला रही है, आप केंद्र में भी चला रहे हैं, आपके पास तमाम पावर है, उसके बावजूद भी अगर आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं जी कलकत्ता में तो ऐसा है, आप तो कह रहे पश्चिम बंगाल में तो लोग ऐसे कर रहे हैं। मैं गलत धारणा के साथ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सरकार की जो जिम्मेदारी है, मैं अभी भी कह रहा हूँ जो सरकार की कहाँ जिम्मेदारी से निभाई जा रही है बताइए ना, कहाँ जिम्मेदारी? महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आज पेट्रोल के रेट क्या है, सब कुछ छोड़िए, आप सब्जियों के रेट की बात करिए, सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं, दाल रोटी तो इंसान खाएगा सर, वो भी लोगों की थाली से दूर है। बिल्कुल नेहा जी, जिम्मेदारियां मेरे 1 मिनट समय देंगे नेहा जी? जी संजय जी रखिए, मैं उनको कंपेयर कर देता हूँ, 1 मिनट में खत्म कर देंगे। बंगाल में माइक्रोमोल इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1 नंबर हम है, किसी कानून में नंबर 1 है, हम नहीं दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया है। कोरोना का समय में 2020 के जुलाई से 2020 के दिसंबर तक, ठीक है, 1,20,000 आदमी को नौकरी मिला, हम नहीं बोला, EPF डिपार्टमेंट, EPF मिनिस्टर ऑफ लेबर संतोष गंगवार जी के अंदर में पड़ता है। प्लेसमेंट सर्विस
या इट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ एचआरडी के अंडर में प्लेसमेंट में बंगाल 50% देता है और गुजरात 28% देता है। सब कुछ सही है, लेकिन ये बताइए कि दो सीटों से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी से 75 का आंकड़ा पार कर गई, क्यों कर गई? आपने स्पेस दिया ना सर, इसलिए कर गई। लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीत गई, क्यों जीत गई सर? यूपी में सबसे इंडस्ट्रियल स्टेट कहाँ पर होता है? मारुति का कारखाना आया था सांडिल में, लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर, वो बंद हो गया। किडनैपर इंडस्ट्री लोग सब आ गया, किडनैपर इंडस्ट्री लोग आ गया, किडनैप करते हैं। कानपुर सबसे बड़ा लेदर इंडस्ट्री सब बंद हो गया, नहीं है यूपी में। हम यूपी का विकास है। रास्ता सहारनपुर से अगर उत्तराखंड जाएंगे, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, हमको सब बोलता है भाई गड्ढा। कब गए थे सर? आप कब गए थे? स्थिति खराब है। आप कब गए थे? स्थिति खराब है। तो अभी यूपी में घुसे है ना, अभी यूपी में घुसे सर, घुसने दीजिए बहन जी, मेरे को भी बोलना दीजिए ना। हम इसको बताता है 25,000 होमगार्ड को किक कर दिया है, ठीक है सर, मुद्दे पे रहते हैं। आज के तारीख में भी अगर एक ग्रेजुएट लड़का को अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिखने के लिए बोलेंगे, इसको पेन ऐसे होता है, ऐसे होता है। और बंगाल का लड़का को बोलिए आराम से लिख देंगे, 10 पास लड़का लिख देंगे इंग्लिश में एप्लीकेशन। चैलेंज के साथ बताता हूँ आपको, चैलेंज के साथ, नहीं तो मेरा छोड़ देंगे। नहीं तो सर, जिसको अंग्रेजी आती है वही ज्ञानी होता है क्या? नहीं, ये कंपेयर करता है, इसके लिए हम नहीं, जिसको अंग्रेजी आती है वही ज्ञानी होता है क्या? मुद्दे से मत भटकिए ना सर, पढ़ाया जाता है, मुद्दे से मत भटकिए ना, मुद्दे पे रहिए सर। विवेकानंद को नहीं पढ़ाया जाता है, विवेकानंद को नहीं पढ़ाया जाता है यूपी स्कूल में, कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को नहीं पढ़ाया जाता है, नजरुल को कविता नहीं पढ़ाया जाता है, मुंशी प्रेमचंद को कविता नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ पर पढ़ाया जाता है मोदी जी को कहानी और जोगी जी को कहानी, इसके अलावा कुछ पढ़ाते नहीं है। विकास का नाम पर ना, सुनिए, यूपी में बहुत दुर्भाग्य है, जोगी को सरकार जाने वाला था, ये नहीं गई ना सर, नहीं गई, विपक्ष को नहीं गई सर, नहीं गई। नहीं आप लोग तो चले गए थे प्रचार करने के लिए, उसके बाद भी नहीं गई। अब छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि अगर उसमें जाएंगे तो लंबी डिबेट हो जाएगी। मेरे मुद्दे से मुझे भटकना नहीं है, ठीक है? 2000 के बीच में निर्णय हुआ था, ठीक है सर, ठीक। 14 सीट में रुक जाइए संजय जी, बात महंगाई की करिए, महंगाई की करिए, उन मुद्दों को उठाइए, किसकी सरकार है, किसकी नहीं है, किसकी जानी चाहिए थी, किसकी नहीं जानी चाहिए, तो उसको छोड़ दीजिए। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में, ममता सरकार पश्चिम बंगाल में, छोड़ दीजिए उसको वहीं पे। नेहा जी, नौकरी अगर नहीं रहेंगे तो आप बाजार के बैग लेके जो सुबह जाएंगे बाजार खरीदने के लिए, तो कहाँ से बाजार कीजिएगा? ये तो नौकरी गवर्नमेंट सेक्टर में तो बंद कर दिया है। अगर जेब में पैसा नहीं रहेंगे तब 100 रुपए किलो भिंडी परवल खरीद नहीं सकता है, आलू नहीं खरीद सकता है, प्याज नहीं खरीद सकता, लहसुन नहीं खरीद सकता, मीट मछली तो छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ दीजिए, मीट मछली तो छोड़ दीजिए। ये तो स्थिति है देश का। 115-17 रुपया करके यहाँ पर पेट्रोल का कीमत है, आधा से आधा ट्रांसपोर्ट का गाड़ी बंद हो चुका है। इंसान को पूरा मन जो तो भाजपा सरकार तो कह रही है मीट मच्छी खाने की जरूरत ही नहीं है, दुकानें बंद करवा दी, दुकानें तो बंद करवा दी थी। सबसे बड़ा अनसक्सेस है, ठीक है, सबसे बड़ा अनसक्सेस है नेहा जी, आपको मानने पड़ेगा। ईएमआई दे नहीं पा रहा है, जो गाड़ी खरीदा है तो इतना कीमत है, कोई दे नहीं रहे उसको, लोडिंग अनलोडिंग, उसको ट्रांसपोर्ट को चांस नहीं दे रहा है, कहाँ से गाड़ी लेंगे वो गाड़ी? ठीक है अमन जी, मैं अजय जी आ रही हूँ, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है अजय जी, मैं आती हूँ, फिर आपकी आवाज खुलवाते हैं। अमन जी का मैं रुक कर लेती हूँ। उससे पहले अमन जी, वाकई जिस बात का जिक्र भी हो रहा था थोड़ी देर पहले कि राजकोषीय घाटा बड़ा है, जिस हालात में सरकार सत्ता में आई थी, मोदी सरकार सत्ता में आई थी, क्या उससे राजकोषीय घाटा बढ़ा है? क्या नीतियां बेहतर नहीं हो पा रही है? क्या वो धरातल पर नहीं उतर पा रही है, जिसकी वजह से महंगाई भी कंट्रोल नहीं हो पा रही, राजकोषीय घाटा भी बढ़ रहा है? देखिए जी, पहली चीज तो ये समझना जरूरी है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ रही है, और ये जितने भी, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ADB हो, सबके आंकड़े कह रहे हैं। और 2022 में भी और 2023 में भी जो उनके प्रोजेक्शंस हैं उसमें भी सबसे तेजी से बढ़ेगी। दूसरी चीज, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो इससे ज्यादा, हंगर में मेरे स्थान कितना है मालूम है? मेरे को जरा बोलने दो। पाकिस्तान के बाद में हम लोग को स्थिति है, आप उसको बोलिए। ये तो बढ़े, हम लोग आगे तो बढ़े, रुकिए प्लीज, हम लोग तो आगे बढ़े हैं ना। देखिए अमन जी किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, एक सेकंड संजय जी, प्लीज आगे चल गया। देखिए अमन जी किसी पॉलिटिकल पार्टी से है नहीं, ठीक है, वो इकोनॉमिस्ट के तौर पर और डायरेक्टर है। बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 2 जा रहा है, बीफ एक्सपोर्ट में नरेंद्र मोदी को सरकार नंबर 2 जा रहा है वर्ल्ड में, ये बात हम मानते हैं। बीफ एक्सपोर्ट मतलब गाय हमारा माता है, मोदी जी अमित शाह खाते हैं, ऐसी ही बात है। मैं ना दिल्ली, ना यूपी, ना कलकत्ता, ना गुजरात की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ।
हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सबसे मिलके जो सब स्टेट्स की अर्थव्यवस्था को मिला के हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बनती है, वो इस समय विश्व में बनाई जा रही है। उसका हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो 1991 में जब हमें ओपन करना पड़ा, बाकी पार्टियों ने इतना कर दिया था कि 3 हफ्ते के सिर्फ हमारे पास इंपोर्ट रह गए थे। आज हमारे पास $650 बिलियन हैं और $55 बिलियन हमने बाकी देशों को लोन दे रखा है। तो करीबन $710 बिलियन के करीब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हैं, अलग अलग तरीके से। इतना बड़ा रिजर्व क्रिएट किया। फिर ये जब ये महामारी आई, उसके दौरान भी जो है अर्थव्यवस्था को संभाल के, जो आपने राजकोषीय घाटे की बात करी है, उसको कंट्रोल करके, नियंत्रण में रख के, जो है एक मिनिमम करके 9.5% पहले, फिर 7% बाद में करके सरकार ने अपनी पदवी दिखाई है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने सबको सराहा है। कोई चीज हाथ से बाहर नहीं निकली। अमेरिका जैसे देश में जहाँ 3 गुना खर्चा किया उन्होंने अपने जीडीपी का, वहां पे उनकी हालत बहुत खराब है और हालत जो है सुधरती नजर नहीं आ रही है। जो मैं पहले आंकड़े आपको दे रहा था, जो पार्लियामेंट्री कमेटी में कांग्रेस की कमेटी ने रखा था 2012 के अंदर, मैं इसलिए आंकड़े दे रहा था कि पहले जो इन्फ्लेशन रहा हमारा 7 से 10-12%, तो ज्यादा ही रहा इस समय, इससे जो है इससे तो ज्यादा ही है जो आज की डेट में है, तो उतना हमारा रहा। उसके बाद भी हिंदुस्तान निकल के आ गया। दूसरी चीज, उस समय अलग अलग कारणों से होता था, कभी फूड होता है, कभी फ्यूल होता है, कभी मैन्युफैक्चरिंग होता है। आज जो पिछले 1.5 साल से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, वो है फ्यूल की वजह से। क्योंकि जब दाम $60 पर बैरल था, तब आपने उसके ऊपर एक्साइज लगा के उसके ऊपर बढ़ा दिया, उसके वेट लगा दिए, वेट लगा दिए, अलग अलग स्टेट ने भी लगाए, सेंटर ने भी लगाए, वो कम नहीं किए गए। अब जब $120 हो गया तो और बढ़ा दिया। अब जब $100 हो गया तो आप क्यों नहीं घटाया उसको घटाना भी चाहिए उसी वजह से, जिस तरीके से उसी हिसाब से घटाना चाहिए। और क्यों नहीं जीएसटी के दायरे में लेके आया जाता है। उनका कहना है कि फ्यूल की वजह से जो महंगाई बढ़ी है, उसकी वजह से ही तमाम और चीजें महंगी हो रही है। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि सर, क्या नहीं लगता कि फ्यूल को जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, जिससे कि कम से कम लोगों को राहत मिल सके, बाकी तमाम चीजें भी सस्ती हो? देखिए, 2-3 बातें मैं जल्दी पूरा कर दूंगा और आपका उत्तर भी मैं देना चाहूंगा। रमाकांत मिश्र जी ने पहले कहा कि पहले जो शुरुआती दौर में जब भारतीय इकोनॉमी थी, तो वो उसमें जो जीडीपी में शेयर जो था एग्रीकल्चर का ज्यादा होता था। एकदम सही बात उन्होंने कही। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी होती है, इस एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, और जैसे जैसे आप सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आप करते हैं, तो वो शेयर कम होता है और ये अच्छा सूचक माना जाता है। मुझे लगता है प्रोफेसर साहब अमन अग्रवाल जी बताएंगे कि ये हर आदमी का कर्तव्य होता है कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो जीडीपी पर जो भार है उसके बदले बाकी चीजों में बढ़ाए। और भारत की जो सरकारें पुरानी थी वो उस दिशा में काम की, इस कारण वो 20%, 17-18% पर आई थी। फिर से वो सारी चीजें जब दबाव बढ़ा है तो वो बढ़ गई है। इसलिए इसको एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए, दर्शकों के लिए भी ये जरूरी है और देश के लिए भी। एग्रीकल्चर के मामले में मैंने कहा कि प्रोडक्शन के लेवल पर किसानों ने जो मदद की इस देश को, वो अविस्मरणीय है, अद्भुत है। इस कोविड के दौरान एक व्यक्ति ने अपने खेतों में काम किया है तो उसी ने काम किया है। बावजूद उसके पर बुलडोजर लगातार सरकार चलाती रही, सबने देखा देश में। उसके किसानी पर भी बुलडोजर चलाने का प्रयास हुआ, उन्होंने लड़ करके उसको छीना है इस सरकार से। जहां तक बात अभी प्रोफेसर साहब ने कही, 12-13-14 में जो महंगाई दर थी, महंगाई दर 5.7 थी, थोक महंगाई दर आज है 14.55। ये आज सिर्फ नहीं है, 17 महीनों से है। और उससे पहले भी जो महंगाई दर थी वो लगातार ग्रो करती गई और 10-11 बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आई है। सरकार का ये मिसमैनेजमेंट है, मैं बार बार लोग बोल रहे हैं। ये सरकार ध्यान नहीं दे रही इकोनॉमी पर। इकोनॉमी की या तो अंडरस्टैंडिंग सरकार की नहीं है, या इकोनॉमिस्ट जो है उनको सुनती नहीं है। सुनी जाती तो जो पुरानी परंपरा हमारी थी, चाहे वो वाजपेयी जी के टाइम में, फिर मनमोहन सिंह जी के टाइम में, जिस तरह ले करके हम लोग चले थे, वो आगे बढ़ती। जहां तक जीएसटी की बात है, निश्चित तौर पे हम सब लोग चाहते हैं, हमारी तो 2 राज्य में सरकार है, जीएसटी काउंसिल में बहुमत से निर्णय होता है, क्यों नहीं सरकार निर्णय करती? हम तो अभी भी चाहते हैं, कर दीजिए, सबको समान दे दीजिए, सबको इक्वल जो उसका शेयर है उसको शेयर दे दीजिए। राज्यों की हालत खराब है, उसका भी जीएसटी का जो शेयर है उसको मिलना चाहिए और मिले। जहां तक बात है एक्साइज ड्यूटी जब आप बढ़ाते हैं तो उसके कारण वैट बढ़ता है। राज्य, हर आदमी चाहता है कि 2 पैसा जब आप कमा रहे हो तो मुझे भी कमाने का मौका मिले। कई बार तो आप सेस करते हो जिस सेस पर स्टेट को नहीं मिलता है 1 रुपया भी। और जिस गति से हमने 3 रुपये 48 पैसे और 9 रुपये 20 पैसे मात्र जीएसटी एक्साइज ड्यूटी रखा था, आज लगभग 27-28 रुपये पर लीटर एक्साइज ड्यूटी है, कई गुना है।
और एक बात तो जीएसटी के दायरे में लाने के लिए समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी क्या? जी, फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। एकदम आप लाइए, अब हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राज्यों के जो शेयर है उसको समझिए, और भाजपा के राज्य भी सबसे ज्यादा है। यदि कांग्रेस पार्टी नहीं, एक मिनट के लिए हाइपोथेटिकल है, नहीं भी करती है तो आप उसको लाइए, आपकी तो सबसे ज्यादा सरकारें हैं राज्यों में। ठीक है रमाकांत जी, बाकी फैसले तो आप लोग बिना पूछे कर लेते हैं, क्या नहीं लगता है कि ये फैसला भी करना चाहिए? तब तो आप ये कहते हैं कि तमाम राज्य की सरकारों से पूछ लें, मुख्यमंत्रियों से पूछ लें। बिल्कुल जीएसटी के दायरे में आनी चाहिए, लेकिन कब आएगा सर? जब विरोध होता है तो अजय जी बिल्कुल इस चीज से बिल्कुल सहमत होंगे, तो इन्हीं के राज सबसे पहले जाकर के उसका विरोध कर, ये चीज समझने वाली बात है। ये बताइए, जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी तो आपके जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने समर्थन किया था क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये देखिए, ये जो है ना, हर एक की सहमत से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होनी चाहिए। सर धारा 370 हटाई थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हटाई थी क्या? मैं कह रहा हूँ नेहा जी, कोई ये पार्लियामेंट में वाली बात नहीं है, ये थोपने वाली कृषि कानून लेके आए थे बिल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लेके आए थे क्या? मैं कह रहा हूँ जो म्यूचुअल, देखिए रिफॉर्म एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपने देखा जो कि हाँ जीएसटी के अंदर में देश की अर्थव्यवस्था को अगर चार चांद लगानी पड़ेगी तो इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। बिल्कुल कृषि कानून रिफॉर्म नहीं था। निश्चित तौर पर आज अगर देखेंगे मार्च 2022 में 1,42,000 करोड़ रुपया जीएसटी का कलेक्शन है। तो जब हम देखते हैं जो कि हाँ रिफॉर्म की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, बिल्कुल होना चाहिए। आज अगर मान लीजिए जीएसटी कब तक देखते रहेंगे सुधार की जरूरत है? ये तो आपको भी पता है सुधार की जरूरत है, हमें भी पता है, अजय जी को पता है, संजय जी को भी पता है, सबको पता है, अमन जी को भी पता है। अब कब तक देखेंगे सर सुधार की जरूरत है? उस पर एक्शन भी लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल एक्शन लेंगे। कब लेंगे सर? लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो कि हर एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उनके ऊपर में फिर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है सर। ये थोपा नहीं जा सकता नेहा जी, ये मैं कह रहा हूँ थोपा नहीं जा सकता। बाकी सब चीजें जिसको आपको करना है वो थोप देंगे, लेकिन जो जनता की भलाई के लिए है वो दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे। सर कैसे बातें आप करते हैं सर? बिल्कुल नहीं नेहा जी, थोपने वाली बात जो कह रहा हूँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आज अगर देखेंगे और कांग्रेस आज अगर अजय जी इस चीज को कह रहे हैं ना, क्योंकि हाँ आपके सबसे ज्यादा राज्य में शासन है, आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यही क्यों नहीं लागू करते? सर क्यों नहीं करते? उसके बाद पता चलेगा ना, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कांग्रेस सबसे ज्यादा हल्ला कर रही है महंगाई को लेके, पता तो चले जनता को कि कौन उसका हितैषी है। लाइए आप जीएसटी के दायरे में। हमने कहीं जीएसटी का विरोध नहीं किया। जीएसटी काउंसिल सर्वसम्मति से जीएसटी काउंसिल विवाह नहीं है, बहुमत से ही वहाँ निर्णय होता है। पहली बात जो ये 12% और 8% अभी बढ़ा रहे हैं, सबसे ज्यादा तो सर सरकारें आपकी है राज्यों में। पहली बात, जहां तक वैट की बात है, हमने दोनों राज्यों में, बल्कि पहले पंजाब था, पंजाब में भी हमने वैट कम किया जब इन्होंने कम किया था। तो लेकिन दिक्कत है कि एक्साइज ड्यूटी बार बार बढ़ा देते हैं और ये, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, फिर मार्केट सप्लाई और चेन की बात करते हैं। रमाकांत जी, ये जो 120 दिन जो आपने तेल कंपनियों पर अपना कंट्रोल रखा, वो कैसे रखा, वो क्या नियम था जब आपने रखा और उस समय नहीं बढ़े दाम, और अब रोज 80 पैसे कर करके आपने 10 रुपए 15 रुपए और लीटर अब कैसे कंट्रोल कर लिया सर? चलिए अब नहीं बढ़ रहे, अब नहीं बढ़ रहे। अब क्या रूस 10 रुपए 12 रुपए बढ़ाकर 15 रुपए बढ़ा के नहीं बढ़ रही है? कहाँ है ये? मैं कह रहा हूँ जहाँ पर जरूरत है बढ़ाने की, वहाँ पर उन्होंने बढ़ाया, लेकिन आज देख रहे हैं 10-15 दिन से स्थिर है ये मूल्य। आपने कहा, इससे पहले आपने कहा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, वो जिम्मेदार है। हमने कहा ठीक है जी, उसके लिए वो जिम्मेदार है। आपने कहा वो बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब वो युद्ध खत्म हो गया क्या? अमन जी का बड़ा अच्छा प्रश्न था, कम नहीं कम कर रहे हैं, वही मार्केट मैं सबसे पहले कम क्यों नहीं होता है? कम भी तो होना चाहिए। 53 रुपया 68 पैसा पड़ता है, आप तो 200% चार्ज लगा दिया। अच्छा, तो उसमें जीएसटी क्यों नहीं किया आपको मैं बता रहा है, उसको एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। हर स्टेट में क्या, जैसे मेरे बंगाल में जो जीएसटी हम कलेक्शन करता है उसके ऊपर कन्याश्री, रूपश्री, आपको सबूत साथी, फूड सप्लाई, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान बीमा, किसान मंडी को जो फैसिलिटी उसमें ही हम लोग देते हैं। जब हम सरकार में आया था 56,000 इंडस्ट्री छोटा बड़ा मिलाकर बंद था 2011-13 मई को दिन में, और 2,13,000 करोड़ रुपया का कर्जा लिया, जहाँ पर गुजरात काट के दिन में कर्जा है 3 लाख करोड़ रुपया। गुजरात मॉडल है ना देश के, वहाँ पर भी 3 लाख रुपए का कर्जा। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन महंगाई से लोगों को कब राहत मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है।
ये एक बड़ा सवाल है सर, और इसी का जवाब आज हमने डिबेट में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जवाब कुछ भी निकल के सामने नहीं आया। बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।